स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है जनांकी संक्रमण मॉडल की विभिन्न अवस्थाएं। हमने इसमें क्या करा, इससे पहले इसको विदाउट डायग्राम 5 इसमें स्टेजेस पढ़ी थी कि जनांकी संक्रमण कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 5 अवस्थाओं से होकर ये गुजरता है। तो इसमें अब जो बताया गया है, इसमें 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है ज़्यादातर, कि एक तो निम्न अवस्था होती है, उसमें फिर मध्यम होती है और फिर क्या होती है, उच्च अवस्था होती है। इसमें डायग्राम के द्वारा जब निम्न अवस्था बताई है तो निम्न अवस्था में क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर होती है और फिर क्या होती है, जो मृत्यु दर होती है वो कम होती चली जाती है। सेकंड जब हम स्टेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर होगी और फिर वो जो मृत्यु दर होती है वो फिर से क्या होती है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही हमारी थर्ड अवस्था जो उच्च अवस्था बताई गई है, उसमें क्या होता है, हमारी जो जन्म दर होती है वो क्या होती है, जन्म दर मृत्यु दर इक्वल होनी स्टार्ट हो जाती है। आइए इसको आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, यह उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर की धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था भी है। इसको क्या कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, जो जन्म दर होता है, जो बर्थ रेशो होता है वो हाई होता है और जो इसमें डेथ का रेशो होता है वो क्या होता है, धीमी गति से होता है, क्योंकि पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था कि हमारे यहाँ पे क्या हो सके दोनों को इक्वल किया जा सके, लोगों में क्या हो सके, डिसीजेस कम हो सके, या इन दोनों को इक्वल किया जा सके कि जितने मर रहे हैं उतने ही जी रहे हैं। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा सकता है, अस्थिर कहा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम थी, लोग मर रहे थे, लोग उतने ही जी भी रहे थे। तो इसमें क्या होता, उच्च तो जन्म दर होती है, मृत्यु दर की अवस्था क्या होती, धीमी। लोग मर रहे कम थे और लोगों को पता नहीं था, उन्हें इतनी एजुकेशन नहीं थी, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो चुका था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें प्लानिंग के बारे में, उन्हें किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित थी। इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी डेथ रेशो है और जो हमारी बर्थ रेशो है, बोथ आर डिपेंड ऑन नेचर, की ये दोनों क्या होती है, नेचर के ऊपर डिपेंड होती थी। अतः इसमें कभी धनात्मक तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भी होती थी, कभी क्या होती थी, पॉजिटिव वे में चलती थी, कभी निगेटिव वे में चलती थी। लोगों का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। कोई डिसीज़ होगी, उससे व्यक्ति मर रहा है या जी रहा है, इसके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता था। ठीक है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही 30 से 35 प्रति हजार के बीच में होती थी, जो जन्म दर और मृत्यु दर होती थी। इसीलिए इसको कहा गया है हाईली बर्थ रेशो एंड जो होता है मिनिमम डेथ रेशो की स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता था। इस अवस्था में क्या होता था, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही क्या होती थी, 30 से 35 प्रति हजार के बीच में होती थी। यह वैसे देशों की विशेषता है जहाँ समाज का ढांचा क्या होता है, परंपरावादी होता है। परंपरावादी मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल बेस होता है कि जो पहले से चलता आ रहा है वो भी आगे चलेगा, कोई चेंजेस नहीं होता। कुछ रीति रिवाज हम लोग सब फॉलो करते हैं, तो उनमें कुछ हम चेंजेस कर देते हैं और कुछ क्या होता है, एज इट इज़ अपना लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पहले से चलता आ रहा था उसे ही हम फॉलो करेंगे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कोई रूढ़िवादी थी, एक इस अवस्था को रूढ़िवादिता के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार के समाज में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर मिलती थी। चौथी, जन्म दर उच्च हो रही है और मृत्यु दर भी उच्च हो रही है। अब बात करते हैं हम सेकेंड स्टेज की। फर्स्ट स्टेज में आपको पता लगा कि जन्म दर और मृत्यु दर हमारी क्या हो रही है, दोनों बढ़ रही और घट रही है, कि जन्म दर बढ़ रही थी और मृत्यु दर घट रही थी। अब सेकंड स्टेज में हल्का सा क्या कह सकते हैं, लोगों को कुछ पता लगा, कुछ उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने कुछ जुटाने की कोशिश करी। इसे क्या कह सकते थे, जनसंख्या विस्फोट के नाम से इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया गया है। इसलिए स्टार्टिंग की जो लाइन है उसमें लिखा भी मैंने कि इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कह सकते हैं, कि जनसंख्या का क्या हो, एक तरीके से विस्फोट होना स्टार्ट हो गया। इसमें क्या होने लगा, हाईली जन्म दर होने लगी। बहुत ज़्यादा लोगों की जो बर्थ रेशो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी। एक घटती मृत्यु दर और मृत्यु दर घट रही है। तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं लोगों के सामने। मान लीजिए आप लोग हैं, किसी क्या करते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपको क्या मिलता है, किसी भी चीज़ का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलेगा। तो ऐसे ही जब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सही ढंग से हमें नहीं मिल पाती, जिसको उसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाती। बीच में करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे सामने देखने को हमें मिलती हैं। सामान्यतः
जन्म दर इसमें क्या बताई है 40 से 50 प्रति हज़ार, उसमें क्या बताई थी 30 से 35 बताई, इसमें तो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, इंक्रीज़ होगी कि 40 से 50 प्रति हज़ार। ये मृत्यु दर कितनी थी, देखो इसमें जो है जन्म और मृत्यु दर का जो रेशो बताया गया है वो अलग अलग बताया गया है कि इसमें जन्म दर कितनी थी 40 से 50 प्रति हज़ार, मृत्यु दर कितनी थी 15 से 20 प्रति हज़ार के बीच होती थी। एक राइटर हैं हैविस के अधिकतर विकासशील देश इस अवस्था में हैं, जो कुछ देश हैं विकासशील देश हैं जो विकसित नहीं हो पाए हैं तो वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ चिकित्सा सुविधा के विस्तार से मृत्यु दर में तो कमी आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हो गया, हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो क्या होने लगी, लोगों तक मिलने लगी, जिसके कारण गांव में भी डॉक्टर्स बैठने लगे हैं। ठीक है, गांव में भी जो है हॉस्पिटल्स अच्छे खुलवाए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी जो डेथ रेशो है, अब लोग को कोई डिसीज़ होगी तो वो डिसीज़ को क्या करने में हराने में सक्षम हो पाएंगे, उससे वो जीत पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हुई, हमारे सामने देखने के लिए आई। जहाँ चिकित्सा सुविधा के विस्तार से मृत्यु दर में तो कमी आ गई, परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सोशल और जो हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं। तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आ पाया, तो जब उनमें कोई चेंजेस नहीं आया तो हमारी जो बर्थ रेट होती वो क्या हुई, पहले के जैसी रही, वो एज इट इज़ रही, उसमें कोई भी हमें चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने था, डॉक्टर के प्रयासों के द्वारा क्या हुआ, लोग जो मर रहे थे, मरने वालों की जनसंख्या ज़्यादा हो रही थी, उसमें अब कमी आनी स्टार्ट हो गई है। बताया गया है जैसे जैसे द्वितीय अवस्था में आगे बढ़ती है जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट दिखाई देने लगती है। यहाँ पे क्या हुआ, अब धीरे 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 थोड़ा सा क्या कह के बर्थ रेशो भी कम होने लगी। इस अवस्था वाले देशों में क्या होने लगा है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे लोगों में बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से सही नहीं बन पा रहा है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ी हैं। देन उसके बाद हम जो बात करते हैं थर्ड स्टेज भी हमारी क्या होने लगी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति, ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो गया, लोग थोड़ा सा पढ़ लिखने लगे, लोग जागरूक होने लगे, वो देखने लगे कि हमारी सोसाइटी में अगर ऐसे ही होता रहा कि मृत्यु रेशो तो कम होती रही जो डेथ की रेशो है, और बर्थ रेशो अगर बढ़ती रही तो इससे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने अपने देखने को मिली, तथा मृत्यु दर भी इसके कारण क्या हुआ, घटता जाता है। इसके कारण जो हमारा डेथ रेशो था वो क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हज़ार होती है। यहाँ पे क्या बताया गया है इस स्टेज में कि जन्म दर कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेज में जन्म दर कितनी थी, सेकंड स्टेज में कितनी थी, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 प्रति हज़ार तथा मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हज़ार तक होती है। तो इसमें क्या हुआ था, छोटे मोटे परिवार, अब यहाँ पे क्या होने लगा, एक तरीके से छोटी फैमिली होने लगी है। ठीक है, लोगों में क्या हो गया है, नॉलेज बढ़ी है, उन्हें कुछ पता लगा है, उन्होंने जानकारी, उन्होंने रिसर्च को बढ़ावा दिया है इस अवस्था में। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज, ये स्टेज भी काफ़ी जानी हुई स्टेज के नाम से जानी जाती है। यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिति अब स्टेबल कंडीशन क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही क्या हो गए हैं, न्यून होने गए हैं। तो ऐसे में तो ये कंडीशन हमारे लिए क्या थी, हमारे लिए बेनिफिशियल थी, हमारे लिए एक तरीके से लाभदायक सिद्ध हुई है। जन्म दर 10 से 15 प्रति हज़ार, मृत्यु दर 10 से कम प्रति हज़ार होती गई है। यह क्या हुआ है, यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको इसका काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिला है। जैसे कि हमारा जो G8 था उसमें कई सारे देश आए हैं, सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के देश आदि इस अवस्था में आते हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं, इस कंडीशन से बिलोंग करते हैं। भारत इस अवस्था तक पहुंचने की संभावना 2021 तक है। अभी हमारा जो इंडिया है वो नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतना क्या है, एजुकेशन इतनी नहीं बढ़ी है, डॉक्टर्स जो हैं उन इतने नहीं हो पा रहे हैं जितने नीड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। तो और जो विकसित जो कंट्रियाँ हैं उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ हमको देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की। इस अवस्था को कॉलिन क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है। एक जो हमारे राइटर्स हैं कॉलिन क्लार्क, उन्होंने क्या कहा है, इस स्टेज को ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है।
क्योंकि यहाँ यद्यपि मृत्यु दर न्यून होती है, यहाँ पे जो हमारी डेथ रेशो होती है वो क्या होती है, कम होती है, परंतु पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण क्या हो रहा है, कुछ वही है कि विवाह हो रहा है बाल विवाह कर देते हैं, पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर में काफ़ी कमी रहती है। अब क्या होने लगा है, लोगों की सोच बढ़ गई है, लोग डेवलप्ड हो चुके हैं। यह अधिकतर विकसित देश एवं तकनीकी समाज का द्योतक मानी जाती है। 5वीं अवस्था में तो जो चीज़ थी काफ़ी अच्छी तरह हो गई है, सब कुछ स्टेबल हो गया है, लोगों को पता लग गया है कि हमारे लिए ही कितनी क्या चीज़ बेनिफिशियल है, क्या चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है अगर गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जन्म रेशो को या जनसंख्या के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उनको फैसिलिटीज़ देनी भी गवर्नमेंट बंद कर देगी। थैंक यू।